वेलकम बैक। तो लास्ट हमने 135 क्वेश्चंस तक जो है इसके बारे में बात की थी और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसी के आगे है। डेट इज़ अवर म्यूटेशन इन डैश कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंड फॉर्म वन ऑफ द पीसेज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म विच इज़ यूज्ड इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में आप जो यूज़ करते हो। तो अगर आपको याद हो तो VNTRs के बारे में पढ़े हैं आपने। वेरिएबल आपके टेंडम्स रीजन्स होते हैं और वो आपके जो आपका जैसे ए रेपिटिंग रीजन्स होते हैं मेनली, तो वो आपके कैसे होते हैं, दे आर द नॉन कोडिंग DNA सीक्वेंसेस होती हैं आपके पास, राइट। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने जो है चैप्टर की जो है मेन जितने भी पॉइंट्स है उनके बारे में डिस्कशन हमने की थी। तो आप यहाँ पे बता सकते हो जो जो आपको प्रॉब्लम आई है आप साथ साथ बता सकते हो। तो अगर कोई है तो हम साथ साथ क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सबसे पहली बोलता है आपके पास जो आपका एग्जीक्यूटेड रिस्पॉन्सेज होते हैं आपके इम्यून सिस्टम के टू सर्टन एंटीजन, आप उसको एलर्जी बोलते हो, राइट। तो करेक्ट स्टेटमेंट है ये, ठीक है। द यूज़ ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टेरॉयड, ये एंटीहिस्टामिन है तो ये एलर्जी को कम करते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सम हाउ मॉडर्न डे लाइफस्टाइल जो है वो कहीं ना कहीं हम ज़्यादा एलर्जेंट तभी जो है हम सेंसिटिव भी हैं और हमारी इम्यूनिटी भी कम है, ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट आपकी। और एथराइटिस जो है ये आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये भी करेक्ट है। तो आंसर आपका आ जाएगा इसका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद DNA टू बी बम्बार्डेड विद अ जीन गन। तो जीन गन में आपके पास दो ही चीज़ें आप यूज़ करते हो, दैट इज़ योर गोल्ड और टंगस्टन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू टिलमैन विच टाइप ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी शोज मोर स्टेबिलिटी, किसमें होगी। तो टिलमैन ने कुछ बातें कही हैं जैसे कि बायोमास के ऊपर, ठीक है। बोलता है कि आपका एयर टू एयर अगर आप देखोगे तो आपके पूरे बायोमास में जितना भी है उसमें वेरिएशन कम से कम होती है, प्रोडक्टिविटी आपकी इसमें ज़्यादा रहती है और आपकी जो रेसिस्टेंस है एलियन स्पीशीज़ के थ्रू वो भी आपको ज़्यादा दिखती है। तो इसमें सारे की सारे स्टेटमेंट इंक्लूड हो रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स डैश ऑफ प्योरलाइन फॉलोड बाय डैश। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में आपके पास हाइब्रिडाइजेशन की जाती है, प्योर लाइन्स के हम हाइब्रिड बनाते हैं और वो भी किस तरीके से बनाते हैं, बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन की जाती है। हम खुद सिलेक्ट करते जाते हैं एंड देन उनकी हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते जाते हैं। नेक्स्ट इज योर अ प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशन एंड लिविंग एंड a process in which heritable variation enabling better survival are enabled to reproduce and leave greater number of progeny। बहुत ज़्यादा प्रोजेनी अगर वो दे रहे हैं तो ये किसका रिजल्टेंट है। तो आपको मालूम है ड्रिफ्ट की वजह से तो ऐसा होने वाला नहीं और फाउंड्री इफेक्ट से भी रेयर स्पीशीज अलग हो जाती है। तो आपका आंसर आ जाएगा थ्रू योर नेचुरल सिलेक्शन। एक को बेनिफिट मिलेगा तो उसका नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। द नेक्स्ट इज योर ओवरीज रिमेन्स इनएक्टिव। ओवरीज इनएक्टिव रहती हैं अंटिल आपका कौन सा हार्मोन जब तक काम ना हो, तो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब तक नहीं रिलीज होगा तब तक आपकी ओवरीज जो है वो फंक्शनली आगे फॉलिकल्स बनाएंगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ब्रीडिंग अलाउज द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड टू बी कंबाइंड। तो आपको मालूम है इससे तो आपके स्टेराइल बनते हैं सारे, राइट। आपके पास आउट क्रॉस की अगर बात करूँ तो आउट क्रॉस आपके सारे होते हैं, लेकिन आपको दो डिफरेंट ब्रीड्स को आपस में करवाना है तो आपकी वो है क्रॉस ब्रीडिंग। जैसे आपकी बुक में हिसार डेल की एग्जांपल दी हुई है, आपकी बीकानेरी यू और आपकी मेरिनो राम, राइट। उनके थ्रू आपके पास क्रॉस ब्रीडिंग से हिसार डेल बनता है, राइट। आपकी बीकानेरी यू और आपके पास दूसरा आपके क्या आएगा, मेरिनो राम।
राइट। इनसे आपके पास सैडल बनती है एंड दैट शोज द क्रॉस ब्रीडिंग, राइट। इनब्रीडिंग से अभी हमने ऊपर पढ़ा था प्योलाइन कैरेक्टर्स बनते हैं आपके पास। आउट क्रॉसिंग से आपको उसका इनब्रीडिंग डिप्रेशन अगर हटाना हो तो आप उसको आउट क्रॉस करवाते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बारे में बात की गई है आपकी बुक में। सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पर ढूंढना किस तरीके से, दो चीज़ें आप ढूंढ लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। आपकी बुक में आपको मालूम है, आपकी बुक में आपके पास मेंशन है आपका इन्वर्टेड ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो कि एनाट्रोपस होता है, ठीक है। और अगर सीधा होगा स्ट्रेट तो वो यहाँ से पता चल जाएगा वो आपका ऑर्थोट्रोपस होगा, राइट। अब बच्चा आपके पास दो, एक माइक्रोपाइल चिलाजा आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन में नहीं है, एक ये, और एक आपका ओव्यूल वेदा आपका एम्ब्रियो सैक जो है वो हॉर्शू शेप बन जाता है ये। तो हॉर्शू शेप आपका एम्फिट्रोपस बन जाता है और ये बन जाता है ये। तो अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली देखोगे तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड, राइट। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर। देन हाउ मैनी डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन पी प्लांट, डोमिनेंट करेक्टर की बात कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली मेंडल के अकॉर्डिंगली जो उसके 7 पी के करेक्टर डोमिनेंट थे, डैट इज़ योर सीड शेप में बात करोगे तो राउंड और रिंकल्ड में राउंड वाला डोमिनेंट है, ठीक है। साउंड सीड के कलर की बात करोगे तो येलो वाला डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर। फ्लावर की बात करोगे तो फ्लावर में आपका वायलेट डोमिनेंट है वाइट के ऊपर। पॉड आपकी जो है फुल पॉड जो है आपकी डेट इज़ योर इन्फ्लेटेड पॉड जो है वो डोमिनेंट है आपकी कंस्टिट्यूट के ऊपर। ग्रीन कलर पॉड का आपका येलो के ऊपर डोमिनेंट है। फ्लावर की एक्सियल पोजीशन आपकी टर्मिनल के ऊपर डोमिनेंट है और स्टेम की हाइट जो है टॉल वो उसके ऊपर डोमिनेंट है। तो अब आप यहाँ से आसानी से ढूंढ सकते हो। तो दो ही चीज़ें आपको दिखेंगी, एक आपका राउंड सीड दिख रहा है आपको डोमिनेंट है, ग्रीन सीड तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद पॉड फुल, ये भी आपका डोमिनेंट है। येलो पॉड कलर अभी मैंने आपको बताया, येलो पॉड कलर आपका रिसेसिव करेक्टर है। टर्मिनल पोजीशन भी आपकी रिसेसिव है, फ्लावर का ये भी रिसेसिव है। तो आपके दो ही करेक्टर्स जो है यहाँ पे डोमिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ हस्बैंड एंड अ वाइफ हैव नॉर्मल विजन। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे। बोल रहा है एक हस्बैंड और वाइफ है, उनकी नॉर्मल विजन है, राइट, बट उनके जो फादर है वो कलर ब्लाइंड है। अब ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, हमें मालूम है। सिक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड रहता है आपके पास, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देता है। अब इसमें से आपको क्वेश्चन में से बताना है आपके पास, अब पहले क्रॉस बना लेते हैं हम लोग, एक्स एक्स और एक्स वाई आ जाएगा आपके पास, राइट, क्योंकि दोनों ये क्या है नॉर्मल है। लेकिन इनके फादर्स की अगर आप बात करो वो कलर ब्लाइंड है, तो मतलब इनमें ये कंडीशन होगी, राइट, इनमें तो यही कंडीशन आने वाली है आपके पास। अब इसका मतलब ये है कि इनमें से किसी न किसी के पास वो ऑलरेडी एज एन कैरियर में आई है चीज़, वो कैरियर में चीज़ आई है। अब वो कैरियर में चीज़ ऑलरेडी अगर आई हुई है तो वो आगे पास ऑन होगी आपकी जनरेशन में, राइट, वो आगे क्या होगी, पास ऑन होगी आपकी जनरेशन में। तो ऐसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की अगर आप बात करो तो वहाँ पर अगर फादर में वो चीज़ है तो हम पढ़ते हैं कि फादर से वो जाती है कहाँ पर, फादर से हम पढ़ते हैं क्रिस क्रॉस में मदर से जाती है सन में। अगर फादर में है वो चीज़ तो वो उसकी बेटी में जाएगी, ये डेफिनेटली। डैट मीन्स दो एक्स में से इधर एक होगा। अब कंडीशन बनाओ, अगर क्रॉस बनाओगे एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स, राइट, एंड एक्स एच वाई। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, नॉर्मल सेल इसमें से कितने, तो 4 की प्रोबेबिलिटी है, तो नॉर्मल सेल कितने बन रहे हैं आपका, एक ही, तो 1/4, ठीक है, ये भी 1/4 है। ये दो तो ऑप्शन यहीं से गलत हो जाते हैं, अब इनमें से देखते जाएंगे हम। नेक्स्ट कैरियर डॉटर कितनी बन रही है आपकी, एक ही, 1/4, ये भी दोनों जा रहे हैं सही। नेक्स्ट में चलो कलर ब्लाइंड सन कितने बन रहे हैं, एक ही, 1/4, आओ भाई ये भी ठीक है। कलर ब्लाइंड डॉटर कोई नहीं बन रही है मगर, तो मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हुआ, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर आ जाएगा आपका 4, राइट।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन द गिवन लिस्ट हाउ मेनी डिजीज आर नॉट ऑटोम्यून। ऑटोम्यून डिजीजेस कौन से नहीं है, ठीक है। हे फीवर एलर्जी से होता है, ऑटोम्यून नहीं है। ये तो आपका ऑटोम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है ना। आपके मसल्स जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते हैं इसमें, ठीक है। वेस्टिंग ऑफ मसल हो जाती है आपके पास, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। पर्टिकुलरली आपका थायराइड वगैरह से रिलेटेड है, ऑटोइम्यून हो जाता है जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर जो है काम नहीं हो रहा है। हाशिमोटो डिजीज़ भी आपके पास जो है वो भी कैसी है आपके पास, ये भी आपकी ऑटो इम्यून ही है, ठीक है। हाशिमोटो डिजीज़ जो है आपके पास ये भी आपकी इम्यून है डिजीज़ है। आप अगर आप देखोगे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक करता है आपके थायराइड ग्लैंड को, ठीक है, इन्फ्लेम्ड कर देता है और आपके एक्सेसिव में आपके थायराइड हार्मोन्स जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो मतलब आपको हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो आपके पास हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है। दोनों कंडीशन आपके पास जो है वो हो सकती है इस केस में, जो आपका ये केस है, राइट। तो ये भी आपकी ऑटोइम्यून डिजीज़ है। उसके बाद एक्जिमा जो है ये आपकी स्किन डिजीज़ है, तो ऑब्वियसली बात है ऑटोइम्यून नहीं है। देन आपके पास पेरिनीशियस एनीमिया, जिसमें आपके पास मेगाब्लास्टिक सेल्स बन जाते हैं, और आपको विटामिन B12 जो है आपका इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर रहता है। लेकिन अगर कुछ आपके पास कभी कभी गैस्ट्रिक कुछ आपके प्रॉब्लम्स जो हैं ऑटोइम्यून हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपके पेरिनीशियस एनीमिया हो सकता है, क्योंकि इंटरनल कैस्ट्रल फैक्टर्स अगर बनेंगे ही नहीं आपके स्टमक से, तो वो आपका विटामिन B12 आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, राइट। यहाँ पर आपने क्या बोला, यहाँ पे आपके मसल्स और नर्व्स के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन टूट जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ना ये आपके ऑटोम्यून है, ना आपकी ये ऑटोम्यून है, बाकी तीनों ऑटोम्यून है। तो आपका आंसर चला जाएगा 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन अगर एक वेक्टर में डालो तो वो आप उससे क्या पहचान सकते हो। तो सिलेक्टेबल मार्कर की तरफ चले जाओ। तो सिलेक्टेबल मार्कर में आपको पता है, सिलेक्टेबल मार्कर में आप जब भी ये चीज़ चेकआउट करते हो, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जैसे आपने पढ़ा है, ये चेकआउट करने के लिए कि जो आपने फ्रेगमेंट डाली है वो उसमें ट्रांसफॉर्म हुई है और रिकम्बिनेंट भी हुई है या नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें 4th वाला, राइट। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस। तो सबसे पहले अगर आपके बुक का चार्ट याद होगा तो यहाँ पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, यू हैव 60%, नाइट्रोजन आपके पास 6%, नाइट्रोजन नहीं, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है आपकी, इनटू वो है नाइट्रस ऑक्साइड है, डेट इज़ योर 6% अप्रॉक्सीमेटली। आपके CFCs जो हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14%, और कुछ बचा आपका कितना 20% बचा आपका, तो वो आपका मीथेन गैस रहती है, राइट। अब बोल रहा है इसमें से देखो आपका स्टेटमेंट कौन सी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन ढूंढने, तो देखते जाओ। पहला बोल रहा है सी पार्ट में, मेजर प्रोडक्ट बाय बर्निंग ऑफ बायोमास। बायोमास को बर्न करने से आपके पास ये बनता है, तो CO2 बनती है आपके पास, सही है। डी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्रेशन, वो तो ए पार्ट आना चाहिए था। मोस्ट अबंडेंट नेचुरल हाइड्रोकार्बन, तो वो आपका मीथेन आना चाहिए था। बी रिलीज फ्रॉम द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़, तो ये आपका बी है। नाइट्रस ऑक्साइड से आपके कंपाउंड्स निकलते हैं, तो ऑप्शन में फर्स्ट और फोर्थ आ जाएगा आपका। नेक्स्ट वन इज योर, व्हेन अ न्यू कल्टिवेटर इज प्रोड्यूस्ड इट इज़ इवेलुएटेड बाय ग्रोइंग दीज इन रिसर्च फील्ड्स। तो इवेलुएशन किसके बेसिस पे की जाती है, तो इवेलुएशन आप हमेशा देखते हो फार्मर जो है वो सबसे पहले वहाँ पे टेस्ट करता है, सीड टेस्टिंग वगैरह करता है, और उसके बाद ही जो है वो उनको इवेलुएट करता है, राइट। देन योर आपका म्यूल हाइब्रिड है, बिल्कुल म्यूल आपका हाइब्रिड है, मेयर और आपका मेल डंकी से बन रहा है आपका, ठीक है। हाइब्रिड है लेकिन कोई स्पीशीज़ नहीं है ये, दिस इज़ नॉट अ न्यू स्पीशीज़, दिस इज़ नॉट अ स्पीशीज़
आपको ढूंढनी है करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो न्यू स्पीशीज तो नहीं है, तो ये करेक्ट तो नहीं हुई। हॉर्स और एस दो अलग अलग पॉपुलेशन हैं। म्यूल रिप्रेजेंट करता है उनके एंसेस्टर्स को, नहीं। तो करेक्ट क्या है कि वो कोई भी स्पीशी नहीं है। देन आर्टिफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोजेस्ट्रॉन इन द डैश फेज प्रिवेंट्स अकरेंस ऑफ ओवुलेशन में आपका आर्टिफिशियल अगर आप क्या डालोगे, आपका प्रोजेस्ट्रॉन इस फेज में आपका जो है ओवास प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो आपके ओवास को अगर आप यहाँ पर ओवा के रिलीज़ होने से पहले ही प्रोजेस्ट्रॉन को अगर आप बढ़ा दो, राइट, प्रोजेस्ट्रॉन को इंक्रीज़ कर दो, तो आपका FSH जो है ये नेगेटिव फीडबैक लेके जाएगा यहाँ पर, आपका FSH और ये नहीं बनेगा। तो डैट मीन्स आपका वहाँ पर एज एन फेक वो चला जाएगा और आपका जो है ओवल्यूशन वहाँ पर नहीं होगा। तो आपको मतलब उसको पहले डालना पड़ेगा, राइट। तो ओवल्यूशन से पहले, जैसे कि आपको याद हो, आप जितने भी आर्टिफिशियली ओरल पिल्स वगैरह भी देखते हो जो प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनती है, वो जस्ट बिफोर द ओवल्यूशन जो है वो उसको क्या कर देती है, थिकनिंग कर देती है, जिसकी वजह से जो है उसको लगता है क्या आपके पास वहाँ पर ओवर रिलीज़ करना है, लेकिन आपका FSH एक्टिविटी वहाँ पर प्रिवेंट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी, लेकिन आपके जो है वो ओवल्यूशन जो है वो नहीं होगा। तो कौन से फेज़ में आप ये चीज़ एडअप करोगे, आपके प्री ओवुलेटरी फेज़ में। देन आपकी वूल आपको किस किस से मिलती है, रैब बर्ड से तो मिलती नहीं है, स्नेक से मिलती नहीं है, फिश से मिलती नहीं है, ऑटोमेटिकली यही आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका द एल्यूरोन लेयर इन मेस ग्रेड स्पेशली रिच इन डैश। तो आपको पता है ये आपका, आप ल्यूकोप्लास्ट पे भी पढ़ते हो, ठीक है ना, एल्यूरोन उसमें भी पढ़ते हो, तो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, राइट। तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए, ठीक है। और आपको प्लाइडल अगर याद हो तो इसमें ट्रिप्लॉइड होता है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन यू आर आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच आपको बनाना है। जॉर्ज मेंडल हेरिडिटरी का फंडामेंटल दिया था, अच्छा सब में थर्ड ही है, राइट, चलो पहला थर्ड ही है। उसके बाद आपका जॉनसन ने जीन टर्म दी थी आपके पास, और बैटसन ने जेनेटिक्स। 1 4 2 1 4 2 ये वाली जाएगी, और ये निल्सन एहली ने आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दी है, ठीक है, जॉनसन, ठीक, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, जॉइंट पेन एंड वेक्टर्स ऑफ एडिस एजिप्टी। लेकिन यहाँ पे टॉर्निक्वेट टेस्ट जो है वो आपका क्या आया है, नेगेटिव आया हुआ है। तो ये टेस्ट जो है एक मार्कर होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेंगू, राइट। तो यहाँ से तो पता चल गया इस टेस्ट से कि डेंगू तो नहीं है, ठीक है। और फीवर, जॉइंट पेन आपको मालूम है आपके मीजल्स, और इसमें इनका कोई काम नहीं है, आपका दोनों जो है ये वेक्टर इन दोनों के लिए। लेकिन अगर ये डेंगू का टेस्ट नेगेटिव आया है तो डैट मीन्स यू हैव चिकनगुनिया, राइट। तो ये टेस्ट आपका किया ही किसके ऊपर जाता है, एज एन मार्कर जो है फॉर द डेंगू टेस्ट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन केस ऑफ BAM H1, H आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका स्ट्रेन, क्योंकि BAM में देखोगे B जीनस करता है और AM जो है आपका स्पीशीज करता है, राइट। इकोलॉजिकली द मोस्ट रेलिवेंट, आपकी NCERT की डायरेक्ट लाइन है, मोस्ट रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो आपका टेम्परेचर होता है। हु इज़ एक्टिंग एज एन कंडक्टिंग फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल्स में, आपकी एनर्जी कौन आगे जो है कंडक्ट करता है। तो देखो आपके पास एनर्जी कंडक्ट में पैरासाइट्स जो हैं वो तो हार्म पहुंचाएंगे, तो पूरे ट्रॉफिक लेवल तक तो वो चीज़ें को नहीं जाएगी जो एंड तक आपकी एनर्जी जा रही है, राइट। तो उसके बाद म्यूचुअलिज्म में भी सच ऐसा कुछ नहीं होता,
म्यूचुअलिज्म में प्रॉपरली दोनों क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो कन्वे कर रहा है, एक चैनल एक जगह से दूसरी जगह जो ले रहा है, या तो दोनों बेनिफिटेड हो रहे हैं। यहाँ पे तो एक बेनिफिट है, एक हार्म पे है, यहाँ दोनों बेनिफिट है। कंपटीशन में दोनों की नेगेटिव इंटरेक्शन है। प्रीडेटर में देखोगे तो प्रीडेटर में एक को फ़ायदा है और दूसरे को क्या है, नुकसान। इधर भी जो खा रहा है, तो आपका यहाँ पर आप बोल सकते हो, जो ये टर्म है यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। कॉन्ड्यूट जो है आपका, कॉन्ड्यूट मतलब आपका एक चैनल फ्रेम कौन करता है, आपका एक चैनल फ्रेम कौन करता है फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र आपके हर एक ट्रॉफिक लेवल में। तो अगर आप प्रीडेटर्स को देखोगे तो वो आपके हर एक लेवल पर जो है उसको लास्टली आपके पास प्रीडेटर्स आते हैं जो उनको खा रहे हैं। एक तरीके से हम लोग भी प्रीडेटर्स हैं। क्यों? हम लोग प्लांट्स खा रहे हैं, एनिमल्स खा रहे हैं, तो हम भी प्रीडेटर्स हैं और हम हर हायर लेवल पर ही पूरे ट्रैफिक लेवल पे पूरी चेन को एंड तक चैनलाइज करवाते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका करेक्ट मैच बताना है आपको इसमें, राइट। भिंडी इज योर पूसा, स्वर्णिम, ओकरा। तो आपको याद हो पूसा गौरव सेम 2 सेम 3, पूसा स्वर्णिम स्वानी है, ठीक है, स्वर्णिम नहीं, ये ब्रेसिका का है, तो ये तो गलत हो गया, स्वर्णिम, और यहाँ से उसका ग्रेड हो गया A4। तो पूसा गौरव जो है वो आपका किसका है, ब्रेसिका का। फ्लैट बीन्स जो आपके हैं, राइट, उनमें सेम 2 सेम 3, और लास्ट आपकी जो भिंडी है पूसा, स्वानी एंड A4। तो मैंने आपको याद कराया था, गौरव एक नाम का लड़का था, वो सेम 2 सेम 3 में बड़ा पढ़ाकू था, तो बड़ा अच्छा पढ़ता था, तो उसको वहाँ पर मिल गई फिर क्या, ओकरा में एक स्वानी नाम की लड़की मिल गई, जिसके उसकी ग्रेडिंग क्या हुई, कम। और प्रभानी क्रांति जो है वो एक्चुअली में आपकी जो आपकी भिंडी है, ठीक है, अल्बस मॉस्कस एस्कुलेंटस, उसको आप वाइल्ड ब्रीड के साथ जब आप क्रॉस करवाते हो तब आपके पास प्रभानी क्रांति मिलती है और उसको आप उसके मोज़ैक वायरस से बचाते हो। तो ये भी नहीं है। सोनालिका, सोनालिका जो है, सोना कल्याण आपकी वीट की वेराइटीज़ हैं, तो ये भी गलत है। एटलस ये आपकी करेक्ट ऑप्शन है, राइट। बोल रहे हैं एक स्पीशीज़ जो स्प्लिट होती है 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप में, और ये ग्रुप जो है उनके डिफरेंट इकोलॉजिकल जोन से, ये एक स्पीशीज़ है यहाँ पर, ये स्प्लिट हो गई है यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स में, राइट। ये स्पीशीज़ यहाँ से अगर आप देखोगे, यही पूरी स्पीशीज़ जो थी आपके पास, राइट, ये आपकी अलग अलग ग्रुप में टूट गई है, और ये ग्रुप ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इनके इकोलॉजिकल जोन्स क्या हुए अलग अलग। और ऐसी चीज़ को आप बोलते हो एलोपैट्रिक स्पीशीएशन, जबकि सिम्पैट्रिक उसी के बीच में ही कोई निश जो है बन जाता है, तब आप उसको सिम्पैट्रिक बोलते हो। और ट्रांसफॉर्मेशनल में तो उसके अंदर ही जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसका आंसर आ गया ये। देन विच हार्मोन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एक्सपल्शन ऑफ मिल्क एंड एम्ब्रियो फिटस। तो इसमें आपको मिल्क इजेक्शनिंग हार्मोन आप किसको बोलते हो, ऑक्सीटॉसिन को बोलते हो, और यूट्रस की कंट्रैक्शन डिग्री से कंट्रैक्शन भी यही करवाता है। एंड इट इज़ सीक्रेटेड फ्रॉम योर न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से डायरेक्टली आपका रिलीज होता है ये हार्मोन, राइट। जबकि आपके पास अगर इनकी बात करोगे तो ये दोनों जो हैं आपके हार्मोन्स आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से होते हैं, और ये वाला तो आपका डायरेक्टली ओवरीज से रिलीज होता है, और आपके GnRH जो है वो इनके ऊपर टारगेट करके यहाँ से रिलीज़ करवाते हैं, राइट। हाउ मैनी ऑफ हनी बीज इन लिस्ट बिलो डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग से सिर्फ आपके जो है ड्रोन्स बनते हैं, बाकी आपके सब फर्टिलाइज से बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए किया जाएगा इसमें। बाकी जिनके नाम दिए हुए हैं तो वो सिर्फ हाइव की सुरक्षा करते हैं। इन मैच्योर सीड हाउ मच अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट, 10 से 15% NCERT की लाइन है, 10 से 15% आपका जो है वो मॉइस्चर वहाँ पर रहता है, राइट। देन आपका मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट है। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट बोल रहा है, अगर आप मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को देखो और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप इस चीज़ को
बताने की कोशिश करो कि इसमें क्या चीज़ जो है वो बताई हुई है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आपको मालूम है, आपको याद होगा, आपकी बुक में इस पर जो है 2 क्रॉसेस बने हुए हैं और आपका लिंकेज के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। जितनी ज़्यादा लिंकेज होगी उतनी क्रॉसिंग ओवर आपके पास जो है रिकॉम्बिनेशन उतने कम बनेंगे आपके पास, राइट। तो मतलब लिंकेज और आपकी रिकॉम्बिनेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जबकि आपकी क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो इस केस में अगर आप देखो, आपने येलो वाइट और वाइल्ड टाइप ली थी, एट लास्ट आपके पास वाइल्ड टाइप और आपका मिनिएचर फॉर्म आ रही है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन कैसा आ रहा है, वो बोल रहा है द एक्सपेरिमेंट शोन इन द फिगर हैज़ बीन कैरिड आउट बाय मॉर्गन टू शो द फिनोमेना ऑफ लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन बताया। बोल रहा है क्रॉस 1 जो है, दिस इज़ योर क्रॉस 1, जिसमें आपके जीन टाइटली लिंक्ड है, मतलब लिंकेज ज़्यादा है आपकी, और क्रॉस 2 में आपकी लूजली लिंक्ड है, राइट। आप देख सकते हो ये पास पास बनाए हुए हैं और ये दूर दूर बनाए हैं, तो यहाँ लिंकेज ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली अगर हो जाएगा कम। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लूज़ है, लूजली होंगे तो आपका क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा, आपका रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा, पेरेंटल कैरेक्टर आपका कम होगा। तो आपकी बुक का क्रॉस है और डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो इसकी परसेंटेज हम निकालते कैसे हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स आपके कितने बन रहे हैं डिवाइडेड बाय योर टोटल ऑफस्प्रिंग्स कितने हैं इंटू 100, इसका फॉर्मूला होता है, और उसके थ्रू जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंगवॉर्म डिजीज इन ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू द सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म एज दैट ऑफ व्हाट। माइक्रोस्पोरम रिंगवॉर्म डिजीज कॉज करता है, राइट। मतलब ये फंगस से बिलोंग करता है, ठीक है ना। जब भी मेट हमने याद किया था, आप भी डर्माफाइटॉन और ट्राइकोफाइटॉन एंड योर माइक्रोस्पोरम, तो आपका ये सेम किंगडम से बिलोंग करता है, दैट इज़ योर फंगस। अब इसमें से कौन सा फंगस से बिलोंग कर रहा है, दिस इज़ योर प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, राइट। तो बच्चा आपका दिस राइजोपस ब्रेड मोल्ड, ठीक है ना। और ये आपका किस में आता है, आपकी फाइकोमाइसीट्स में आता है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर सी। देन द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू द कैंसरस सेल्स, नॉर्मल सेल्स से कैंसरस सेल्स बनाने की एबिलिटी किसकी होती है, तो आपका जो ये है टी प्लाज्मिड है, ये भी आपके कैंसर सेल्स बना सकता है, ठीक है। आपके पास जो आपका ट्यूमर इंड्यूसिंग नाम से अगर आप देखोगे, दिस इज़ योर ट्यूमर इंड्यूसिंग सेल्स। और आपने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस की बात सुनी हुई है कि वो आपके पास अगर प्लांट्स में अगर आपने देखना है तो आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस को एज एन वेक्टर यूज़ करते हो, ठीक है। और एनिमल्स में अगर आप देखोगे तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करते हो, वहाँ पर आप रेट्रोवायरसेस यूज़ करते हो, लेकिन आप इनको डिसआर्म्ड करके बेचते हो। डैट मीन्स आप इनको इनमें क्या करते हो, आरएनए साइलेंसिंग करते हो। और आरएनए साइलेंसिंग में हम क्या करते हैं, आप सिंगल स्ट्रैंडेड इसका जो है आपके पास स्ट्रैंड होता है ऑलरेडी कम्प्लीमेंट्री, उसके जो बनाते हैं तो आपका ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है यहाँ पर, जिसकी वजह से वो आगे प्रोटीन फंक्शनल नहीं रह पाता। और जब प्रोटीन फंक्शनल आगे नहीं रहेगा तो आपके पास जो है वो आगे जाकर अपना काम नहीं कर पाएगा। जैसे आपने एक और एग्जांपल में पढ़ा है, दैट इज़ योर ब्लेडोगाइना इनकॉग्निशिया, उसमें भी आपके पास जो है सिमिलरली यही चीज़ होती है और आपके सेल्स जो है वो यही काम करते हैं। तो आपके पास दोनों जो सेल्स हैं इनमें एबिलिटी होती है कि ये कैंसर्स को क्या कर सकते हैं, द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स में बना सकते हैं, राइट। देन है आपका क्वेश्चन, स्पीशीज विच प्ले एन वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अदर स्पीशीज एंड कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ द कम्युनिटी। एक स्पीशी जिसका वाइटल रोल होता है दूसरी स्पीशीज़ को वो करने के लिए, तो वो आपकी कीटोन स्पीशीज़ होती है, ठीक है। एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड स्पीशीज़ लेवल डाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी तो नहीं बोलते आप उसको, बायोपायरेसी, बायो रेमिडिएशन तो आपको पॉल्यूशन को रिमूव करना होता है, आपकी बुक में डायरेक्ट दिया है। बायो प्रॉस्पेक्टिंग बोलते हैं जहाँ पे आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और स्पीशीज़ लेवल डाइवर्सिटी के प्रोडक्ट्स को इकोनॉमिकल प्रोडक्ट की तरह क्या करते हो, यूटिलाइज करते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी फ्यूचर सोर्स ऑफ फूड
तो सिंगल सेल प्रोटीन में आपकी एग्जांपल डायरेक्टली इसकी दी हुई है, डेट इज़ योर मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया। डार्विन गेव द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसके बेसिस पे दी है, नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे। देन इज़ योर विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हिसाब से ऑप्शंस बताने हैं कौन सी इस फेज़ के लिए करेक्ट है, राइट। तो सबसे पहले अगर आप देखो मेंस्ट्रुएशन फेज से अगर आप बात करो तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुएशन फेज आपका फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है, 28 डेज का साइकिल है, तो फर्स्ट से 5 दिन, ये तो सामने दिख रहा है आपको, ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन फेज। देन आपके पास होता है फिर फॉलिकुलर फेज, 14 डे में आपको ओव्यूलेशन हो जाता है, ठीक है। 12, 13, 14 जो ये आपके डेज होते हैं, 14, 15 डेज ये ओव्यूलेशन डेज होते हैं आपके, राइट। फॉलिकुलर फेज हो जाएगा और ये सिक्रेटरी फेज आ जाता है आपका, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग, ओके। मेगास्पोरेंजियम बहुत बार क्वेश्चन आया है, डेट इज़ योर ओव्यूल, ठीक है। मेगास्पोरोफिल आपका स्टेमन होता है, सी आ जाएगा फर्स्ट का अब, और बी का सेकेंड का बी, अब दोनों ऑप्शन सही यहीं पे जा रहे हैं। थर्ड से देखते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम इज योर पोलन सैक, डी। एंड फोर्थ मेगास्पोरोफिल इज योर क्या है, कार्पेल, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका, राइट। देन इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम एग, ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ी पहले टर्म समझा देती हूँ कि टर्म्स हैं क्या, ताकि आपको डाउट ना रहे। तो थोड़ा सा हम पहले टर्म्स की तरफ देख, तो टर्म्स आपके पास क्या क्या है यहाँ पर। एपोस्पोरी, एपोस्पोरी क्या होती है, सबसे पहले अगर आपका एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम योर न्यूसिलस या इंटेगुमेंट से, ठीक है। इंटेगुमेंट से अगर एम्ब्रियो सैक बनता है आपका, तब आप उसको एपोस्पोरी बोलते हो, ठीक है, डन। देन आपकी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, तो आपकी जो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी होती है, इसमें आपका एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, और वो आपका कहाँ से बनेगा, न्यूसिलस या इंटेगुमेंट से। अगर आपका डायरेक्टली एम्ब्रियो बनता है तब आप उसको एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बोलते हो। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड वन इज योर डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी की अगर आप बात करो तो डिप्लोस्पोरी इज योर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्ट फ्रॉम योर एमएमसी, दैट इज योर मेगास्पोर। मदर सेल से अगर डायरेक्ट आपका एम्ब्रियो बन रहा है तब आप उसको डिप्लोस्पोरी बोलोगे। और लास्ट वन इज योर पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस तो आपको पता ही है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ योर एम्ब्रियो फ्रॉम एग बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है तब आप उसको पार्थिनोजेनेसिस बोलते हो। और एक दो टर्म्स और बता देती हूँ यहाँ पर, पार्थिनोकार्पी आप पढ़ते हो अगर आपका सीडलेस फ्रूट हो, पार्थिनोकार्पी आप उसके लिए यूज़ करते हो अगर आपका फ्रूट जो है वो कैसा हो, सीडलेस फ्रूट हो, राइट। आपकी ओवरी जो है डायरेक्टली फ्रूट बना रही है आपकी, लेकिन विदाउट सीड्स, तब आप उसको पार्थिनोकार्पी बोलोगे। और इसी के बेसिस पे आप पढ़ते हो ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट पढ़ते हो जो डायरेक्टली ओवरी से बन रहा है, लेकिन अगर वो ओवरी से नहीं बनता तब आप उसको बोलते हो क्या, फॉल्स फ्रूट बोलते हो। जैसे आपका थैलमस, आपका एप्पल जो है, ठीक है, दैट इज़ अ फॉल्स फ्रूट, स्ट्रॉबेरी वगैरह। देन आपके पास एपोमिक्सिस टर्म होती है अगर आपका सीड विदाउट ओव्यूल फर्टिलाइजेशन, अगर आपका सीड बन रहा है, ठीक है ना, ओव्यूल से सीड अगर आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है तब आप उसको एपोमिक्सिस बोलते हो। और कभी कभी आपके पास जो है रिकरेंट एपोमिक्सिस होती है, जब आपके पास या आपकी पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन हो गई जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ एम्ब्रियोज है, या फिर आपके पास
रिकरेंट एपोमिक्सिस होगी जब आपके पास जो है आपका किसी और पार्ट से रेदर देन ओव्यूल जो है आपका सीड बन रहा है, राइट। तो अब आते हैं आंसर पे कि आंसर क्या होगा इसका। तो आंसर देख सकते हैं हम यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम एग से बात कर रहा है ना, एम्ब्रियो फ्रॉम एग, राइट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम एन एग। तो अब आप यहाँ से गेस कर सकते हो इसका आंसर क्या होगा। एपोस्पोरी तो नहीं है, क्यों, एपोस्पोरी आपका एम्ब्रियोसैक न्यूक्लियस या उससे बनता है। डिप्लोस्पोरी आपका मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो बनता है, तो ये भी नहीं होगा। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी होती है अगर आपका एम्ब्रियो न्यूक्लियस से बनता है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है। वैसे आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, पूरी कंप्लीट नहीं है। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन पूछा होता तो पार्थिनोजेनेसिस पे जाता आंसर, लेकिन क्वेश्चन पे ये चीज़ इनकम्प्लीट है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्ट, तो ये डायरेक्टली आपकी जो है देखोगे अगर तो डायरेक्ट अगर आपका बन रहा है कहाँ से, एग से बन रहा है, मतलब आपका मेगास्पोर मदर सेल और उसके बीच में से आंसर आएगा। तो पार्थिनोजेनेसिस आप किस केस में लिखोगे आंसर, ये समझ रखना। पार्थिनोजेनेसिस में अगर यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन लिखा होगा तो ही आप आंसर में कम्प्लीटली लिख सकते हो, राइट। प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि अभी तक तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन लिखा होगा तो पार्थिनोजेनेसिस में आपको जाना है। एपोमिक्सिस वगैरह भी नहीं लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं यहाँ पर। एसेक्सुअल में आपके पास एपोमिक्सिस में जैसे मैंने पहले ही बोला, अगर आपका एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहा है कहाँ से, आपका सीड से, विदाउट योर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर आपका एम्ब्रियो सीड से आपका डायरेक्टली एम्ब्रियो बन रहा है लेकिन कोई भी फर्टिलाइजेशन आपके पास नहीं हो रही है, तब आप उसको एपोमिक्सिस बोलोगे, याद रखोगे आप लोग, राइट। एक क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इसमें से आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बेसिस पे बतानी है कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही बैठेगी इसमें। पहला बोल रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला है, ठीक है ना। तो सेकेंड लॉ है ये मेंडल का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फैक्टर्स अकर्स इन पेयर की बात नहीं करता, वो यूनिट पेयर फैक्टर करता है। ये स्टेटमेंट तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फैक्टर जो है एट द टाइम ऑफ गैमेट्स जो बनते हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं इनटू द गैमेट्स, तो सेग्रीगेशन यही बात बोलता है। एंड व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ, ये तो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, तो आपकी एक ही स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट है कार्सिनोजन प्रेजेंट इन सिगरेट स्मोक में आपके पास एंड नाइट्रोसो के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। वाइल आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया से आप डीएनए निकालना चाहते हो तो कौन सी एंजाइम यूज़ नहीं होगी, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे पूछा गया है कौन सी एंजाइम यूज़ नहीं होगी। बैक्टीरिया है, लाइजोजाइम से सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आपके पास सेल वॉल को तोड़ने के लिए, राइट। प्रोटीएसेस उसके प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए। राइबोन्यूक्लियसेस में अगर आप बात करोगे तो राइबोन्यूक्लियसेस आपकी एंजाइम्स यहाँ पर चाहिए, लेकिन डीएनए से बैक्टीरिया से डीएनए ही निकालना है आपको, तो डीएनए वाली एंजाइम नहीं आप यूज़ कर सकते, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड नॉट, ये आपको हमेशा बोला मैंने नॉट लिखा तो अंडरलाइन करो, दिमाग को पता चल रहा है कि क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन की एग्जाम्पल नहीं है, इन सिटू की एग्जाम्पल जो है वो नहीं है। तो अगर आप देखोगे आपके नेशनल पार्क, हॉटस्पॉट्स, सीक्रेट ग्रोव्स, दे आर ऑल इन सिटू, लेकिन वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क जो है आपके वो एक्स सिटू में आते हैं, राइट, वो इन सिटू कंजर्वेशन में नहीं आते हैं। नेशनल पार्क का नंबर आपका 90 है, राइट। उसके बाद हॉटस्पॉट्स का नंबर आपका 34 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर यहाँ पे दिया होता तो उसका नंबर आपका 448 होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमूव्स particulate matter using the principle of electric energy, तो आप यूज़ करते हो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, राइट।
क्योंकि इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। 99% आपके पार्टिकुलेट्स को ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। एज एन थर्मल प्लांट एग्जॉस्ट की तरह यूज़ करते हो। इसमें आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोड वायर्स होती हैं इसमें, और आप उसमें इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट एनर्जी लेते जाते हो, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, देन ये डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वो वेलोसिटी एलो करती है इन बिटवीन योर प्लेट्स, वो कम होगी और वो एलो करती है कि डस्ट उसमें गिर जाए, ठीक है। तो ये रहता है आपके पास किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आपके मेन काम करते हैं। देन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। बोलता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक से आप क्या कर सकते हो। तो आपने टोमेटो वाली एग्जाम्पल पढ़ी है। आप जब उनके सोमैटिक सेल्स को आपस में फ्यूज़ कर रहे हो, इस टेक्निक से आप क्या कर सकते हो। तो जो चीज़ फ्यूज़ नहीं हो रही है उसको ओवरकम कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी आप उसकी ओवरकम कर सकते हो। फिर बोलता है यूज़फुल साइटोप्लाज्मिक जीन्स जो है आप उनको ट्रांसफ़र करते हो, राइट। तो पॉलीप्लाइड्स भी आपके इसी से बनते हैं, ठीक है। आपके ट्रांसफ़र जीन भी इसी से होते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें जो है वो क्लियर हो गई हुई हैं। जितने भी हमने यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस किए फर्स्ट से लेकर फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में, ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, राइट। अच्छे से आप रिवाइज करो और देखो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस करो। थैंक यू।